नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। शाम 7 बजे के बुलेटिन में देखेंगे लखनऊ में सीएम योगी ने कैसे विपक्ष खासकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और बलिया में बीजेपी विधायक केतकी सिंह को धमकी मिली है। क्या कहना है केतकी सिंह का वो आपको दिखाएंगे। कन्नौज में लड़की से रेप के आरोपी पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट हो सकता है और नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ। इसके अलावा दूसरी खबरों पर भी इस बुलेटिन में हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। कन्नौज से है। लड़की से रेप के आरोपी पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। नवाब की जमानत पर सुनवाई 2 दिन के लिए टल गई है। अब नवाब की जमानत पर सुनवाई 16 अगस्त को होगी। वहीं आरोपी नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। कोर्ट से परमिशन मिलने का इंतजार है। कोर्ट से परमिशन मिलते ही नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट होगा। तो कोर्ट की परमिशन के बाद डीएनए टेस्ट होगा। के द्वारा प्रस्तुत की गई थी मेरे न्यायालय में। आज उस पर सुनवाई नियत थी, लेकिन वादी को नोटिस पूर्व पॉक्सो अधिनियम में दिया जाता है लीगली तौर पे, और पुलिस प्रपत्र आज समय से उपलब्ध न हो पाने के कारण अभियोजन ने उस पर समय चाहा है, जिस पर न्यायालय ने सुनवाई के लिए 16 तारीख की तिथि नियत कर दी है। तो अब अगली सुनवाई 16 तारीख, अगली सुनवाई 16 तारीख को होगी। रिमांड भी जो भी संशोधित होना होगा या जो कुछ भी होना होगा, और सब 16 तारीख को जब पुलिस प्रपत्र हमारे पास आ जाएंगे मैं उसी तरह। इसमें कल पीड़िता के मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट करा लिया गया है और कल न्यायालय के समक्ष पीड़िता का बयान भी कराया गया, जिसमें इसने दुष्कर्म की बात बताई, जिसके आधार पे दुष्कर्म की सुसंगत धाराओं की वृद्धि की गई है। इसके अलावा इसमें जो शुरुआत में पीड़िता के साथ जो बुआ थी उसका भी रोल संदिग्ध पाया गया है। कल इनको बयान के लिए बुलाया गया था, ये उपस्थित नहीं हुए। इनके माँ बाप ने भी लड़की की बुआ पे आरोप लगाए हैं। इसमें इस समय इसकी बुआ की तलाश की जा रही है, जिसको उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करेंगे। इसके अलावा आज जो अभियुक्त है उसकी भी डीएनए सैंपलिंग की कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। अयोध्या और कन्नौज में हुई रेप की घटनाओं को लेकर वार पलटवार जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेता और अपराध साथ साथ चलते हैं। वे केवल आरोपियों से खुद को अलग करके खुद को नहीं बचा सकते। तो वहीं एसपी प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने केशव प्रसाद मौर्य पर निजी तौर पर हमला बोला। लेकिन समाजवादी पार्टी और सभी प्रकार के अपराधों का होना, ये दोनों ये पार्टी के कार्यकर्ता और अपराध ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनसे इस राज्य की जनता रक्षा करे, भगवान रक्षा करे, और ये लोग पहले आत्ममंथन और आत्मचिंतन। अपने आप को अलग कर दिए समाजवादी पार्टी करे, वो हमारे नेता नहीं है। अरे अलग करने से बच जाएंगे क्या? जो जब जाहिर है कि उन्हीं के नेता हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि रहे हैं, उन्हीं। केशव प्रसाद मौर्य अजीब बेरोजगार व्यक्ति हैं। विभाग मिला हुआ है, डिप्टी सीएम का पद मिला है, काम कोई योगी जी ने दिया नहीं है, इसलिए उल जलूल बोलते रहते हैं। वो खुद आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। उन पे 18 मुकदमे थे, सरकार में आ गए तो उन्हें वापस ले लिया। कोई कोर्ट ने तो उन्हें बरी किया नहीं, किसी अदालत से तो निर्दोष साबित हुए नहीं। तो इस तरह की मानसिकता के लोग काम नहीं करते, केवल इसी तरह के उल्टे सीधे बयान देते हैं। उनकी बात का कोई महत्व नहीं है। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने नवाब सिंह यादव को लेकर एसपी पर निशाना साधा है। साथ ही साथ आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। कन्नौज है, राजनीति है किसी भी जिले में, और खासकर कन्नौज में ये कोशिश हम लोग करते हैं कि कोई शादी है, ब्याह है, और खासकर अगर किसी की मृत्यु हुई है तो राजनीतिक दायरे से बाहर जाकर के हम लोग शिष्टाचार निभाते हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मेरा भी चित्र आपको किसी समाजवादी पार्टी के नेता के साथ मिल सकता है, और कोई भी, मैं तो बोलूँगा भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति मिलता है जिसके खिलाफ अपराध बन रहा है, जरूर कार्रवाई करिए। कानून का राज सबके लिए बराबर है। किसके साथ क्या फोटो मिल रही है, किसकी गाड़ी पे क्या झंडा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने लिखा है कि उपचुनाव में बीजेपी की हार तय है, बीजेपी को हराने के लिए जनता तैयार है। उत्तर प्रदेश में अफसरों के तबादले पर अखिलेश ने तंज कसा और लिखा कि बीजेपी अफसरों को हटाने का नाटक कर रही है। चाहे जितना नाटक कर ले, बीजेपी को हारने से कोई रोक नहीं सकता।
आगरा में विभाजन भीष्का कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव के उपचुनाव जीतने के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि हमने भी ट्वीट कर रखा है कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। अखिलेश यादव अपने अपराधी गुंडों को संभालें, भाजपा 2024 के उपचुनाव को जीत रही है। अखिलेश यादव जी से इतना ही कहूंगा, वो अपने समाजवादी पार्टी के गुंडों को, अपराधियों को, माफियाओं को, बलात्कारियों को संभालें। भारतीय जनता पार्टी को 2024 के होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में अखिलेश यादव जी सपा और कांग्रेस का इंडी गठबंधन नहीं हरा पाएगा। खबर लखनऊ से है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने ऐलान किया है कि विधानसभा उपचुनाव में निषाद पार्टी मछुआ और कटेरी से चुनाव लड़ेगी। दोनों जगहों पर हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। संजय निषाद ने कहा कि इस बार गोरखपुर की जगह लखनऊ में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। जो स्थापना दिवस हमेशा केंद्रीय कार्यालय गोरखपुर मनाया जाता था, लेकिन बरसात बहुत अधिक है और क्योंकि अब हम ज़्यादातर लखनऊ रह रहे हैं और इसकी दायरा बढ़ गया है, निषाद पार्टी का कई राज्यों में हो गया, तो इस बार जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 10 बजे से लेकर लगभग शाम को 4 बजे तक उसमें मनाया जाएगा। हमारे कटहरी विधानसभा है और मझवा विधानसभा 2 हैं। अपने सिंबल पर लड़ने का उस दिन जो प्रभारी लोग हैं उनको घोषित किया जाएगा और जो और 8 सीटें हैं अलायंस के नाते एनडीए की, उस पर भी हम कुछ प्रभारी नियुक्त करेंगे जो जाकर हमारे वोट बैंक हैं उसे हम एनडीए के साथ मिलकर जीत दर्ज करेंगे। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। अवधेश प्रसाद ने उपचुनाव जीतने का दावा किया है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा कि अगर बीजेपी को 2027 में 50 सीटें आती हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारेगी 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 और 50,000 वोट से ज्यादा हमारा उम्मीदवार जीतेगा। कोई भी आ जाए, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, मिल्कीपुर चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारी सरकार बनेगी और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। 50 सीट 27 में नहीं पाएगी, सफाया हो जाएगा। और सीधे आपको लेकर चलते हैं राष्ट्रपति के देश के नाम संबोधन हो रहा है। स्वतंत्रता और बंधुता के संवैधानिक आदर्शों पर दृढ़ रहते हुए हम इस अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि भारत विश्व पटल पर अपना गौरवशाली स्थान पुनः प्राप्त करे। इस वर्ष हमारे देश में आम चुनाव हुए। कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 97 करोड़ थी, जो एक ऐतिहासिक कीर्तिमान है। मानव समुदाय इतिहास की सबसे बड़ी चुनाव प्रक्रिया का साक्षी बने। इस तरह के विशाल आयोजन के सुचारू और त्रुटि रहित संचालन के लिए भारत का निर्वाचन आयोग बधाई के योग्य है। मैं उन सभी कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने भीषण गर्मी का सामना करते हुए मतदाताओं की मदद की। इतनी बड़ी संख्या में लोगों द्वारा मताधिकार का प्रयोग करना वस्तुतः लोकतंत्र की विचारधारा का प्रबल समर्थन है। भारत द्वारा सफलतापूर्वक चुनाव आयोजित करने से पूरे विश्व में लोकतांत्रिक शक्तियों को ताकत मिलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, वर्ष 2021 से वर्ष 2024 के बीच 8% की औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल करके भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इससे न केवल देशवासियों के हाथों में अधिक पैसा आया है, बल्कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में भी भारी कमी आई है। जो लोग अभी भी गरीबी से पीड़ित हैं, उनकी सहायता करने के साथ साथ उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए भी सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए कोविड-19 के शुरुआती चरण में आरंभ की गई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को
मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि जो लोग हाल ही में गरीबी से बाहर आए हैं उन्हें पुनः गरीबी में जाने से रोका जा सके। तो राष्ट्रपति का संबोधन आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बलिया में बीजेपी विधायक केतकी सिंह को धमकी मिली है। दीवार पर धमकी भरा पत्र चस्पा किया गया है। विधायक के साथ अन्य 2 लोगों को भी धमकी दी गई है। मामले को लेकर पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। केतकी सिंह मौजूदा समय में बांसडीह सीट से बीजेपी विधायक हैं। बिरुवारबारी इलाके में लेटर चस्पा कर धमकी दी गई है। हाँ, मामला मेरे संज्ञान में आया है। मुझे भी उसकी फोटोज प्राप्त हुई हैं और विभिन्न आप लोग जैसे मीडिया कर्मियों द्वारा भी मुझे जानकारी मिल रही है। इस विषय पे मेरी कप्तान समेत समस्त लोगों से बात हुई है। पूरा जिला प्रशासन सक्रिय है और मुझे नहीं लगता योगी राज में इस तरह का कोई करने का हिम्मत कर सकता है। और मुझे लगता है बचपने में किसी ने किया है, जिसने भी किया है उसकी जांच चल रही है, जल्दी पता जाए। भारतीय जनता पार्टी आज विभाजन विभीषिका दिवस मना रही है, जिसको लेकर लखनऊ में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम नेता शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने विभाजन के समय की कुछ घटनाओं का जिक्र किया और विपक्ष पर हमला बोला। सीएम योगी ने अपने भाषण में पाकिस्तान का जिक्र किया, साथ ही साथ बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई और उससे सबक लेने की बात कही है। कि अगर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व दृढ़ता का परिचय देता, दुनिया की कोई ताकत इस अप्राकृतिक विभाजन को मूर्त रूप नहीं दे पाती। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव, सत्ता लोलुपता, एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त होनी चाहिए, इसके लिए चाहे देश को ही दांव पे क्यों न लगाना पड़े। और यही तो हुआ, यही 1947 में भी हुआ और 1947 के बाद भी लगातार यही हो रहा है। जब भी इन लोगों के हाथों में सत्ता आई, इन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की और उसकी कीमत इस देश को, इस देश की भोली भाली जनता को तब भी चुकानी पड़ी थी और लगातार लंबे समय तक चुकानी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने मिल्कीपुर में विभाजन विभीषिका संगोष्ठी में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जहां उपचुनाव में जीत का दावा किया, वहीं अयोध्या गैंगरेप और उन्नाव रेप पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अयोध्या गैंगरेप में अखिलेश यादव डीएनए की मांग करते नजर आते हैं तो उन्नाव के मामले में अपने नेता के बचाव पक्ष में खड़े होते हैं। ये उनका चरित्र है। जो देश के बंटवारे का और देश में नरसंहार का ये चरित्र है और समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनके बयान महिलाओं के बारे में, हमारी बहनों के बारे में जिस प्रकार के उनकी सुरक्षा के बारे में रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं के कैडर में भी परिलक्षित होता है। लेकिन अयोध्या की घटना में तो अखिलेश यादव जी डीएनए की मांग कर रहे हैं, लेकिन कन्नौज में कहीं ना कहीं जो आरोपी है उस आरोपी से बचते हुए दिखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का चरित्र है। अगर अपराधी एक विशेष समुदाय का है तो वो उसके साथ खड़े हैं। गाजीपुर में मंत्री दयाशंकर सिंह ने अयोध्या और कन्नौज कांड पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों मामलों में आरोपी सपा के नेता और पदाधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि दोनों घटनाओं के आरोपियों की तस्वीरें अखिलेश यादव समेत सपा के नेताओं के साथ हैं। ऐसे में सपा उनसे किनारा नहीं कर सकती। हम लोग देख रहे हैं कि अयोध्या में अवधेश प्रसाद जी के साथ वो उनका कार्यकर्ता किस तरह से, ये सब दायित्वधारी कार्यकर्ता उनके हैं। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये उनके दायित्वधारी कार्यकर्ता है, उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं। इससे वो कह करके बच नहीं सकते।
गौतम बुद्ध नगर में 15 अगस्त को लेकर हाई अलर्ट है। गौतम बुद्ध नगर को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। एंटी ड्रोन इंटरसेप्शन पॉइंट्स की पुलिस ने पहचान की है। डीएनडी अशोकनगर, कालिंदी कुंज और हरियाणा पलवल बॉर्डर पर पुलिस की खास नजर है। पुलिस ने गौतम बुद्ध नगर में 12 ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को नोटिस जारी किया है। तो 15 अगस्त को लेकर काफी हाई अलर्ट है। लगातार चेकिंग हो रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर बनी हुई है। ये स्वतंत्रता दिवस के दृष्टिगत पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर महोदय के निर्देशन में हमारा जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है दिल्ली बॉर्डर का इलाका है, इसके अलावा जितने भी हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण स्थान है, मॉल है, मुख्य मुख्य बाजार है, वहाँ पर विभिन्न स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में ये टीमें लगी हुई हैं जो जगह जगह चेकिंग अभियान हमारा कार्यवाही जारी है। इसमें हम 4 पहिया 2 पहिया जो सवार हैं, जिसमें कि संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु हैं, उनकी गहन तलाशी ली जा रही है और ये सुरक्षा का एक माहौल बनाया जा रहा है जिससे कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो सुरक्षा के विभिन्न मानदंड हैं उनको हम लोग पूरा कर सकें। आगे बढ़ते हैं। मेरठ के मवाना में रोहित हत्याकांड के आरोपी डॉक्टर फहीम की क्लिनिक पर आज बुलडोजर चला। हालांकि बुलडोजर ने केवल क्लिनिक का अवैध रूप से बना हुआ रैंप ही तोड़ा। नगर पालिका ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल 4 अगस्त को पॉलीथीन न देने पर रोहित नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में डॉक्टर फहीम पर आरोपियों को भगाने का आरोप है। मामले में डॉक्टर रहीम के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई और उसे जेल भी भेज दिया गया। आगे बढ़ते हैं। नोएडा पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। फर्जी कॉल सेंटर की आड़ में कई ई कॉमर्स साइट के नाम पर ठगी की जाती थी। सेक्टर 63 थाना पुलिस ने 16 लड़के और 5 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। मौके से 12 डेस्कटॉप, 12 लैपटॉप, 28 मोबाइल बरामद किए गए हैं। ये गिरोह फर्जी सर्टिफिकेट तैयार कर कस्टमर के साथ ठगी करता था। एडीसीपी सेंटर नोएडा और एसीपी 1 सेंटर नोएडा के नेतृत्व में एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है, जिसमें से 4 डायरेक्टर और 17 एम्प्लॉइज को हम लोगों ने हिरासत में लिया है। इन लोगों का मुख्य मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोग खुद को ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं अलग अलग, उनका रजिस्टर्ड पार्टनर्स और उनके ऑथराइज्ड पार्टनर्स खुद को बताकर और फोर्ज्ड इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाकर ये लोग अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते थे और अपनी वेबसाइट पर जो अपना नंबर देते थे उससे ये लोगों को प्रॉमिस करते थे कि हम आपका प्रोडक्ट इन बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज पर उपलब्ध कराएंगे। उस उपलब्ध कराने के नाम पर ये लोगों से कमीशन लेते थे। आगे बढ़ते हैं। सीतापुर में एसजीपीजीआई की फार्मेसी भर्ती परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल के आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। सोलवर गैंग के सदस्य सुजीत रावत को एसटीएफ और तालगांव थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फरार चल रहे सुजीत पर 25,000 का इनाम था। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। सुजीत लखनऊ के बीकेटी का रहने वाला है। मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सामूहिक नकल के मामले में कॉलेज की भूमिका भी संदिग्ध मिली थी। एसटीएफ कॉलेज की भूमिका की भी जांच कर रही है। फतेहपुर में खेत में मेड़ काटने के विवाद में चचेरे भाई ने भाई की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और बाकी की तलाश में जुटी है। खागा कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। काका के पश्चिमी बाईपास मोहल्ले में 2 सगे भाइयों राम प्रसाद व राजकुमार के बीच मेड़ काटने को लेकर के विवाद हो गया, जिसमें राजकुमार मौर्य व उनके परिजनों द्वारा जो है राम प्रसाद के छोटे लड़के छोटू उर्फ उदय मौर्य की लाठी डंडों से पीट करके हत्या कर दी। इस संबंध में राम प्रसाद मौर्य की तारीफ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और संवैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
और इस वक्त एक बड़ी खबर फतेहपुर से हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से वहां पर डिजिटल अरेस्ट का जो मामला है वो सामने आया। लखनऊ के पीजीआई इलाके में महिला डॉक्टर से 2.8 करोड़ की ठगी की गई है। पीजीआई लखनऊ की डॉक्टर रुचिका टंडन को 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करने और फिर उनके साथ 2.8 करोड़ की ठगी करने का मामला सामने आया है। जालसाजों ने डॉक्टर टंडन को पहले ट्राई का अफसर बताकर फोन किया, उन्हें जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल के मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आने का डर दिखाया और फिर सीबीआई अफसर बनकर 6 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। इस दौरान जालसाजों ने उनसे 2 करोड़ 80 लाख रुपए ऐंठ लिए। दिनांक 10 अगस्त 2024 को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में डॉक्टर रुचिका टंडन जो पीजीआई में डॉक्टर हैं, उनके द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 1 अगस्त से दिनांक 8 अगस्त तक साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और इसी क्रम में उनके द्वारा 2 करोड़ 81 लाख रुपए डॉक्टर साहब के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए गए। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना साइबर क्राइम लखनऊ में सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू करी गई। इस कार्रवाई के क्रम में कुल अभी तक 27,88,000 रुपए फ्रीज करा लिया गया है। बाकी बैंक रिपोर्ट्स आने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कहा था कि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं तो आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है तो पूछ के करनी है, मतलब जो भी पर्सनल एक्टिविटीज ये सब पूछ के करनी है। तो आप घर से बाहर यहाँ नहीं आई ऑफिस? तो नहीं, उन्होंने मुझे छुट्टी के लिए सबसे पहली चीज तो छुट्टी मतलब कहा था कि आप छुट्टी के लिए जा नहीं सकते हैं क्योंकि आप अरेस्टेड हैं। ओके, तो रहना घर में ही आपको? रहना घर में, बस वो ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक भेजते थे और पूरा टाइम व्हाट्सएप या फिर स्काइपी कॉल पर, मतलब स्काइपी पर चेहरा मतलब मेरा दिखता रहना चाहिए सोते समय भी, और मतलब जो भी पर्सनल एक्टिविटीज हैं उनमें सब था कि सब कुछ मतलब कैमरे के सामने ही करना। तो फिर भी थोड़ा सा समझ में नहीं आया क्योंकि वो बहुत रियल था जो कुछ लग रहा था। फिर पास के पुलिस स्टेशन में जाकर इंक्वायर किया तो उन्होंने बताया कि ये सब फेक है, फ्रॉड्स हैं, आप पैसा तो नहीं ट्रांसफर किया। तो तब फिर हुआ कि मैं तो पैसा ट्रांसफर हम लोग तो कर चुके हैं ऑलरेडी। सहारनपुर में नशा तस्कर को पकड़ने गई पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। दरअसल 12 अगस्त को नकोड़ थाना क्षेत्र के गांव घाटमपुर में नशा तस्कर को पुलिस गिरफ्तार करने गई थी। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस पार्टी पर पथराव कर दिया था। हाथापाई कर तस्कर जावेद को पुलिस हिरासत से छुड़ा ले गए थे, जिसके बाद 30 नामजद और करीब 15 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अभियुक्त के कुछ सहयोगी आए और उसे जो है पुलिस के साथ धक्का मुक्की हाथापाई करते हुए पुलिस की अभिरक्षा से जो अभियुक्त को छुड़ा कर वहां से भगा ले गए। इसके बाद जो है वीडियो के आधार पर पुलिस ने 30 नामजद एवं कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और आज उसमें से उस घटना में शामिल कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। बचे हुए अभियुक्तों की भी वीडियोग्राफी के आधार पर चिन्हीकरण किया जाएगा और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर ग्रेटर नोएडा से, एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ग्रहर में गिर गई। ड्राइवर को लोगों ने कार से बाहर निकाला। ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि जहां पर हादसा हुआ वहां पर पुलिया क्षतिग्रस्त होने से अक्सर हादसे होते हैं। लोगों ने प्राधिकरण से इसकी शिकायत की है लेकिन अभी तक इसे ठीक नहीं कराया गया। सूरजपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। खबर गोंडा से है, जहां पर घाघरा का जलस्तर बढ़ने से कर्नलगंज और तरफगंज के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बैराजों से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते घाघरा नदी के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। घाघरा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। लोगों के घरों में पानी भरा है। किसानों की फसल को घाघरा के पानी ने डुबो दिया है। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। उसकी तस्वीर आई है, वो तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से राष्ट्रपति भवन में पहुंचकर
और राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।